हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एक्सीलेंस एकेडमी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रोनाउन की बात की थी। तो प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, यानी नाउन की जगह प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के बेस पर समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि राम एक सुंदर लड़का है, राम दो भाई एक बहन है और राम के पिताजी किसान है। तो इसमें राम का जो नाउन है, जो राम, तो उसमें क्या है, हम दोबारा से हम 3 बार राम शब्द यूज कर चुके हैं। तो इसमें राम शब्द यूज ना करके उसकी जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। एक तो हम राम रहेगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह हम ही का प्रयोग करेंगे और अगले हम ही का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे सभी के जो जो नाउन दोबारा से प्रयोग ना हो, इसलिए हम इसमें प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो आज हम नंबर 2 पर हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? सर्वनाम। तो संकेतवाचक कैसे? इस शब्द से ही हमको मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं ये हमको जो सेंटेंस में संकेत देगा। जैसे कि कौन कौन शब्द होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज आर यूज्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या देखा मैंने इससे क्या समझा? मैंने समझा कि दिस, दैट, दीज, दोज वाले जो शब्द होंगे वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत पड़ते हैं। जैसे कि दिस और दैट और दीज और दोज। तो दिस का मतलब यह है, दैट माने वह है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सिंगुलर है। दिस और दैट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और इसमें जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है, सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या है? ये प्लूरल है, प्लूरल। और इसमें जो वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब। इसमें वर्ब जो होगी प्लूरल होगी। अब इसका अर्थ देखें तो दिस और दैट, इसमें जो दिस है यानी कि इसमें जो दिस है और इधर दीज, दिस और दीज और इधर दैट और दोज, दैट और दोज। दिस और दीज का अर्थ जो निकलता है वो निकट का अर्थ निकलता है। निकट के अर्थ, निकट के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो जानकारी दी जाती है। और इसका जो अर्थ निकलता है वो दूर के अर्थ में, दूर के अर्थ में व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो दूर चीज होती है तो उसके बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पर हम समझते हैं। जैसे कि दिस इज अ पेन, जैसे दीज आर पेन्स। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि दैट इज पेन, जैसे कि दोज आर पेन्स। क्या समझे इससे? मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया, मैंने आपको इसमें क्या बताया कि दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर होता है और ये दीज और दोज प्लूरल होती हैं। और दिस और दीज का प्रयोग निकट के अर्थ में और दीज, दैट और दोज का प्रयोग दूर के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। तो इसमें क्या है? निकट के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस होता है वो सिंगुलर होता है, वर्ब इसमें सिंगुलर रहती है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ।
तो ये सही है, दीज आर पेन्स। तो इसमें दीज का क्या होता है, दीज इसमें नेगेटिव के अर्थ में प्रयोग होता है, और इसमें जो वर्ब रहती है वो प्लूरल वर्ब रहती है। इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो दैट इज अ पेन, तो ये क्या है, दैट यानी सिंगुलर वर्ब है, इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये सही है। दोज आर पेन्स, इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस समझ सकते हैं कि दैट और दिस दैट और दीज और दोज में क्या डिफरेंट होता है। क्या होता है कि दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर के तौर पर करते हैं, और दैट और दोज का प्रयोग यानी कि दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल वर्ब के तौर पर हम करते हैं। तो हम इससे आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया, मैंने आपको दिस और दैट और दीज और दोज में आपको बताया कि दिस का प्रयोग हम किसी भी दिस और दीज का प्रयोग निकटता के अर्थ में, यानी कहीं ना कहीं जो वस्तु है वो कहीं ना कहीं निकट है, उसके प्रयोग में करते हैं। और दीज और दोज का प्रयोग हम यानी कि दैट और दीज और दोज का प्रयोग हम प्लूरल वर्ब के प्रयोग में करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। देखते हैं तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि इंडेफिनिट यानी डेफिनिट, यानी इसका मतलब हुआ निश्चित, उसमें एन लगाया तो क्या हुआ, अनिश्चित। अनिश्चय वाचक सर्वनाम। someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, ये सभी शब्द होते हैं आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो जैसे कि इन सब का प्रयोग कैसे होता है, तो बोल सकते हैं कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज सिंगुलर टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि एक और समझते हैं, यानी कि दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज पर्सन। क्या समझे इससे हम? मैंने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अनिश्चय वाक्य सर्वनाश का हिंदी अर्थ होता है। तो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, यानी इत्यादि शब्द जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज ए सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये सभी वर्ड होते हैं वो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, और ये इनके बाद जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर वर्ब रहती है। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज पर्सन। ये सभी जो वर्ड हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बारे में हमको बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे someone has done his duty। तो someone इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या है, ये प्रोनाउन के तौर पर रहता है। तो someone has done his duty। तो someone यानी इसमें क्या, पर्सन का बोध कराएगा। तो इसकी जगह हम जो यहाँ पर प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो इसमें हम हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो someone यानी कि इसमें हिज का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि पर्सन ज्यादातर क्या है, इसमें पुरुष जाति का बोध होता है, क्योंकि जो अपना सामाजिक व्यवहार रहता है वो सामाजिक प्रधान जो समाज है वो कहीं ना कहीं पुरुष को प्रधानता देता है। तो इसमें हर का प्रयोग न करते हुए इसमें हिज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इस सेंटेंस में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जैसे कि इसका अर्थ देखा जाए
इसमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कि समवन है डन हिज ड्यूटी, किसी ने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तो किसी ने यानी कोई भी व्यक्ति के बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये मेल है या फीमेल है, इसलिए इसमें हिज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें ज्यादातर पुरुष प्रधान समाज रहता है, उसमें हम पुरुष को प्रधानता देते हैं, इसलिए इसमें हिज का प्रयोग करेंगे, ना कि हर का। मैं अब हम बात करते हैं। तो इसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने देखा कि समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। तो ये सभी वर्ड जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमको डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानकारी देती है। तो इसमें क्या है, कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई होती है, इसलिए इसमें अनिश्चित होता है, इसलिए अनिश्चित सर्वनाम होता है, क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि समवन कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। तो ये क्या होता है, निजवाचक, यानी कहीं ना कहीं इसमें स्वयं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है जैसे कि जब वाक्य में किसका अर्थ बताया जाए, स्वयं के बारे में बताया जाए, यानी खुद के बारे में बताया जाए, खुद के बारे में बताया जाए या अपने आप के बारे में बताया जाए, ये यही बात है। सब अपने आप के बारे में बताया जाता है, बताया जाता है। कैसे? जैसे कि देखते हैं, तो इसमें सिंगुलर रिफ्लेक्स के बारे में देखते हैं, इसमें प्लूरल कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन, तो उसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माई सेल्फ, यू सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ और इट सेल्फ, वन सेल्फ। ये सभी क्या रहते हैं? ये सभी सिंगुलर रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि माई यानी कि आवर्स, इसका प्लूरल रहता है आवर सेल्फ, और इसका यू का होता है योर सेल्फ, और इसमें जो होता है, इसमें और कौन से भी प्लूरल नहीं रहते, इसमें देम सेल्व्स। तो इसमें मैंने क्या देखा कि अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हिंदी अर्थ ही निकलता है निजवाचक, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्वयं के बारे में हमको जानकारी देता है, यानी स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, यानी अपने आप के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि माई सेल्फ यानी खुद के बारे में, यू सेल्फ यानी सेल्फ शब्द इसमें यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमको खुद के बारे में जानकारी दे रहा है। और ये होती है माई सेल्फ, यू सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ। और इनके प्लूरल रहती है अवर सेल्फ और यू का योर सेल्फ, और इसमें जो दे रहता है उसमें इसका सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और इसमें देम सेल्फ रहता है। और इन सभी में इनके जो रहते हैं, ये सभी इनके प्लूरल नहीं होते हैं। तो अब हम कैसे इनकी पहचान करें, जैसे कि हम एक एग्जांपल बेस पर समझ सकते हैं। तो ये सभी होते हैं वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो हम एक रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगला रूल देखते हैं, जैसे कि ऐसे सभी वर्ड जो रिफ्लेक्स प्रोनाउन होते हैं उन सभी का प्रयोग हम जो सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, नहीं करते। कैसे? जैसे कि माई सेल्फ इज मिस्टर अनुज। तो इसमें माई सेल्फ इज मिस्टर अनुज, तो इसमें माई सेल्फ जो हम इसमें जो प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो माई सेल्फ यानी कि इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते, तो इसमें शुरुआत में नहीं प्रयोग होगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये प्रयोग गलत है। इसकी जगह हम आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, आई एम मिस्टर अनुज। इसका सही सेंटेंस होगा आई एम मिस्टर अनुज। इसमें माई सेल्फ शुरुआत में प्रयोग नहीं होगा, तो इसके आई के अकॉर्डिंग हम एम का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि ये माई सेल्फ, यू सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ के बारे में, यानी कि कहीं ना कहीं खुद के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक मैं रूल देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, यानी कहीं ना कहीं कर्ता के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि आई एम मिस्टर अनुज, तो इसमें ये सही सेंटेंस है, इसमें आई का प्रयोग होगा, यानी कि सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस होता है, वो कौन कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव केस मैंने आपको बताया था कि ही, सी, इट, दे, आई, ऐसे सभी जो होते हैं वो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रहते हैं, यानी सब्जेक्ट रहते हैं, ही, सी, इट, दे, तो ऐसे सभी नॉमिनेटिव केस में रहते हैं। तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें शुरुआत में प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम आगे बात करते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने क्या देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है कि कहीं ना कहीं ये हमको स्वयं के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपने आप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस एक ही शब्दार्थ होते हैं, अपने आप या स्वयं या खुद। तो इसमें सेल्फ यानी कि आवर सेल्फ बोला, माई सेल्फ, इट सेल्फ, यानी कहीं ना कहीं इट सेल्फ यानी माई सेल्फ, यानी कहीं ना कहीं हमको सेल्फ यानी खुद के डिपेंड पर हमको चर्चा की गई है। तो अब जैसे कि हम रूल नंबर 3 में बात करते हैं, रूल नंबर 3 यदि सेंट यदि आपको absent यानी अनुपस्थित, प्रेजेंट, चीट, हर्ट, अवेंज और अवेल, एक्वाइट, अजर्ट, अप्लाई, एंजॉय और एक्सर्ट, रिजाइन और इंट्रोड्यूस। इन सभी शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। यानी कि आपको अपसेट ऐसे सभी वर्ड देखने को मिले तो कहीं ना कहीं इसके बाद हम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने लिखा कि दे अवेल themselves of this coupon. They aware themselves of this coupon. एक एग्जांपल और लिए, जैसे कि I heard himself,
तीसरा एग्जांपल लिया, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो ऐसे इसमें क्या है, जो अवेल अवेल इसमें क्या है, जो इसमें अवेल के बाद यानी अवेल जो वर्ड दिया गया है इसके बाद यदि हमको हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है यानी ऑब्जेक्ट के तौर पर करना है, तो दे के बाद इसमें जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा वो देम सेल्फ आएगा, यानी दे का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा देम सेल्फ। आई के बाद यदि हर्ट आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि हर्ट आएगा, हर्ट आएगा तो उसके बाद जब ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं तो आई के अकॉर्डिंग, इसमें जो आई शब्द है, आई वर्ड है, तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें हिमसेल्फ का प्रयोग ना होके इसमें इट सेल्फ यानी कि आई का क्या होता है, माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ। यानी कि हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ही के बाद हर्ट जो मेन वर्ब आया है तो इसमें इसके बाद जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो ही के अकॉर्डिंग ही प्रयोग करेंगे, तो ही का हिमसेल्फ यानी कि सही है। तो मैंने आपको इसमें रूल नंबर 3 में क्या बताया कि ऐसे सभी वर्ड देखने को मिले तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, यानी कि बाद हमेशा ही इन सभी शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो मैं कौन कौन शब्द होते हैं, अब्सेंट, अब्सेंट का यानी हिंदी अब देखा जाए तो अनुपस्थित, तो अनुपस्थित स्वयं व्यक्ति ही रहता है, जैसे प्रेजेंट हुआ यानी कि उपस्थित, चीट, चीट माने धोखा करना, हर्ट, हर्ट माने होता है चोट लगना यानी चोट का, अवेल, अवेल का मतलब होता है कहीं ना कहीं ये बदला लेना, बदला बदला लेना। अवेल, अवेल का हिंदी अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि लाभ उठाना, जैसे कि यानी इसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है लाभ उठाना। एक्वायर्ड का मतलब होता है दोष मुक्त करना है, यानी किसी ने गलती की है तो उसमें दोष मुक्त करना। अजर्ट, अजर्ट का मतलब होता है समर्पण करना। अप्लाई मतलब होता है लागू करना। एंजॉय मतलब होता है आनंदमय। और एग्जर्ट का मतलब होता है बल लगाना। एग्जर्ट का मतलब होता है बल लगाना, यानी कि बल लगाना यानी काफी प्रयास करना, ऐसे कर सकते हो। रिजाइन मतलब होता है कि हमने ये रिजाइन दे दिया, यानी कि त्याग पत्र। इंट्रोड्यूस मतलब परिचय करना, यानी किसी का परिचय देना। तो ऐसे सभी वर्ड आपको देखने को मिले तो उसके बाद ये हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, यानी कि हमको सब्जेक्ट देखना है उसके अकॉर्डिंग ही हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। यह दे दिया है तो देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, यदि ही दिया है तो हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, यदि आई दिया है तो उसका माई सेल्फ प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको इसमें बताया कि यदि रूल नंबर 3 में यदि यानी कि जो वर्ड दिए हुए हैं तो उसमें यदि उसके बाद यदि हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे कि अवेल हुआ, एंजॉय हुआ, हर्ट हुआ, तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऐसे सभी वर्ड देखने को मिला तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब हम करते हैं चौथे नंबर पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि इसका मतलब देखा जाए तो वे प्रोनाउन जो, यानी ऐसे बोल सकते हैं वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने यानी कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने एक सबसे पहले हु का प्रयोग देखते हैं। हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने बोला हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो इसमें कौन हु वर्ड जो आया है
वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं, एक होता है whom। तो whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप, जैसे कि whom, जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि whom has he invited। तो इसमें who का ऑब्जेक्ट whom होता है, तो किसको इनवाइटेड किया। इसमें whom कौन को यानी इसमें कौन का अर्थ निकलता है, इसमें किसको अर्थ निकलता है, तो किसको इनवाइट किया। तो जैसे कि तीसरा देखते हैं हुज का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए, यानी कौन इसमें मालिक का पता, ऐसे बोल सकते हैं कि मालिक का पता लगाना। कैसे, जैसे कि हुज बुक दिस, यानी कि हुज बुक इज दिस। इसमें जो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, क्योंकि व्हाट और whom ये सभी क्या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक यानी इसमें ये प्रश्नवाचक साइन ही रहेगा। तो इसमें मैंने क्या देखा कि इंटरोगेटिव की पहचान क्या होती है, ये कहीं ना कहीं हु। तो इसमें कौन कौन से वर्ड रहते हैं, इसमें हु के बारे में, whom के बारे में, which के बारे में, which के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। कौन कौन से वर्ड होते हैं इंटरोगेटिव, हु, हुज और which। तो हु इज प्लेइंग, वह कौन खेल रहा है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट यानी कौन खेल रहा है, यानी इसमें सब्जेक्ट के बेस पर रहेगा। इसमें जो हुम का प्रयोग हुआ वो ऑब्जेक्टिव के बेस पर रहेगा। और इसमें हुज बुक यानी मालिक का पता लगाने के लिए, जैसे कि हुज बुक इज दिस, यानी कि किसकी बुक, या किसकी बुक है, यह किसकी बुक है। तो इसमें पता नहीं है, यानी किसकी बुक है, यानी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इसमें मालिक का पता लगाने के लिए हुज बुक यानी किसकी बुक है, इसमें हम इसके माध्यम से पता लगाते हैं किसकी बुक है ये। तो मालिक का पता लगाने के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं। यानी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजिटिव केस है। तो अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो मैंने इसमें क्या देखा, मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखा कि हु, व्हिच, व्हाट, व्हिच, whom, ये सभी जो वर्ड रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानकारी देते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव यानी संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध वाचक यानी कहीं ना कहीं ये वर्ड को रिलेट करेंगे, यानी कहीं ना कहीं संबंध दर्शाएंगे। जैसे कि विप्रोनाम ये जोड़ने का कार्य करते हैं, ये जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसमें रिलेट किया जाएगा, क्योंकि इसका वर्ड ही इसके शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि रिलेटिव यानी रिलेट करेगा कहीं ना कहीं शब्दों को। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम इधर देखते हैं लिविंग के बारे में। लिविंग कौन से होती है, इसमें देखते हैं सबसे पहले लिविंग के बारे में, और इधर देखते हैं नॉन लिविंग के बारे में। तो लिविंग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस
उसके बाद हम देखेंगे पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस, पजेसिव केस। तो लिविंग कौन कौन से होते हैं इसकी हम देखते हैं। हु आया, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। इसमें हु का जो यदि इसमें लिविंग के लिए हम हु, हुम और हुज का प्रयोग करते हैं, और इसमें नॉन लिविंग में विच का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ? विच। विच के बाद किसका प्रयोग होगा? वर्ब का प्रयोग होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। ऑब्जेक्टिव केस हु का क्या होता है? हुम होता है। इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होगा। सबसे पहले हुम का प्रयोग हुआ, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और इसमें जो होता है उसके हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब इसमें बात करते हैं, तो इसी में विच का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में। पजेसिव केस, हु का पजेसिव केस क्या होता है? हुज होता है। हुज, हुज प्लस नाउन, और इसमें होता है ऑफ विच, ऑफ विच प्लस नाउन। तो मैंने इसमें आपको क्या पहचान, मैंने आपको इसमें क्या बताया कि इसमें हम संबंधवाचक यानी कहीं ना कहीं हम इसमें वर्ड को रिलेट करेंगे, यानी किसके माध्यम से करेंगे? हु के माध्यम से, हुम के माध्यम से, हुज के माध्यम से और विच के माध्यम से। तो नॉमिनेटिव केस में हम पढ़ते हैं कर्ता के बारे में, यानी कहीं ना कहीं हमको कर्ता यानी सब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी दी जाती है। इसमें हु वर्ड जो है वो लिविंग के तौर पर यूज होता है, और इसमें सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है। उसी प्रकार नॉन लिविंग में इसमें विच का प्रयोग होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो जो इसमें हु वर्ड दिया है उसी का ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसमें हुम का प्रयोग हुआ है। इसमें तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसी प्रकार इसमें नॉन लिविंग में रहता है। अब बात करते हैं पजेसिव। और पजेसिव केस में आपको बताया है कि ये मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके तुरंत बाद उसमें नाउन का प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं उसके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार इसमें हु का जो पजेसिव है वो हुज हुआ, और उसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार इसमें विच का जो पजेसिव होता है वो विच के तुरंत हुआ, और उसके बाद हमको तुरंत नाउन का प्रयोग हुआ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पजेसिव, पजेसिव यानी कि फादर्स यानी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसमें पजेसिव केस बना रहे थे। तो हम एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रयोग होता है। जैसे कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom is whom this is the boy who is coming here is my friend। तो एग्जांपल देखा, जैसे कि एग्जांपल देखा कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom is coming here is my friend। एक सेंटेंस लिया, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा जैसे कि दिस इज द बॉय whom I like very much। तीसरा एग्जांपल लिया जैसे कि दिस इज माई हाउस
हु माई फादर BUILT। तो मैंने आपको इस रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये नाम को रिलेट कर रहा होता है। रिलेट यानी कहीं ना कहीं संबंध बता रहा होता है। तो इसको हम सेंटेंस के आधार पर समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि दिस इज द बॉय whom is coming here is my friend। इसका सेंटेंस देखा जाए तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि हु। अब इसमें नाम देखेंगे सबसे पहले। इसमें नाम कहाँ है, नाम है द बॉय, ये लड़का है, तो इसमें नाम है, ये नाम हुआ। अब इस नाम के अकॉर्डिंग ही हमको यानी कि इसमें प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो द बॉय, तो इसमें क्या है, ये बॉय, इसमें सब्जेक्ट है। कैसे है, इसमें ना कि ऑब्जेक्ट है। तो इसमें सब्जेक्ट कैसे पहचाना मैंने, इसमें मैंने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का पहले हमको हु का प्रयोग होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहले हु का प्रयोग होता है। ये मेन वर्ब हुई, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और इससे पहले हुम का प्रयोग यानी कि ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रयोग ना होके उसमें नॉमिनेटिव केस यानी कि हु का प्रयोग होगा। इसलिए इसमें हुम का प्रयोग ना होके हु का प्रयोग होगा। कैसे मैंने देखा, मैंने इससे पहचाना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें हु के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस में। जैसे कि दिस इज द बॉय whom I like very much। यह एक लड़का है जो मुझे बहुत पसंद है। whom, अब इसमें नाम जो है, ठीक है कोई बात नहीं। अब नाम के बाद हमको जो इसमें प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो इसमें नाम के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें क्या है, whom I, अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये सही है। इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हमको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आता है यानी whom आता है, तो इसका मतलब ये सही सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं इसकी। दिस इज माई हाउस हु माई फादर बिल्ड, यानी यह मेरा घर है जो मेरे पिताजी ने बनवाया है। तो यह मेरा घर है, तो इसमें माई हाउस ये क्या है, नाम है। अब इस नाम के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। हु मैंने आपको बताया है कि लिविंग के लिए रहता है। माई हाउस, क्या घर मेरा एक लिविंग है, सजीव है, नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के अंतर्गत हम विच का प्रयोग पढ़ते हैं, न कि हु का। अब हम पहचाने कि विच और ऑफ विच कौन सा प्रयोग हुआ। ये तो ऑफ विच के तुरंत बाद नाम का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम नॉन लिविंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि ऑफ विच का प्रयोग हुआ या नाम का प्रयोग हुआ। माई फादर, क्या इसमें नाम में है, यानी किसी के व्यक्ति का नाम दिया गया, नहीं दिया गया, बल्कि ये सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें विच का प्रयोग हुआ, विच का प्रयोग हुआ। तो इसमें माई फादर क्या है, सब्जेक्ट के बेस पर इसका प्रयोग हुआ, तो विच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो इसमें मैंने समझा, इसमें पूरे इसमें स्लाइड में मैंने क्या देखा, मैंने स्लाइड में देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं शब्दों को रिलेट करते हैं, यानी जो नाउन होता है वो उसको रिलेट करते हैं। यानी कि हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है और हुम का हुज होता है, यानी हु का हुज होता है। तो इसके बेस पर मैंने देखा कि दिस इज द बॉय हुम इज कमिंग हियर इन माय फ्रेंड, यह जो लड़का है वो आ रहा है जो कि मेरा दोस्त है। तो इसमें लड़के के अनुसार हमको हु का प्रयोग करना है। इसमें देखना है कि नाम जो है, जो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, नाम सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। कैसे मैंने पहचाना कि इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। इसमें मैंने कैसे पहचाना हुम का प्रयोग हुआ, क्योंकि इसमें मैंने सब्जेक्ट देखा, और सब्जेक्ट से पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम ऑब्जेक्ट यानी हुम का प्रयोग करेंगे। और माई हाउस इसमें जो हुआ, इसमें दिया है, तो इसमें नॉन लिविंग है, और इसमें विच का प्रयोग हुआ। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट से पहले विच का प्रयोग होता है, क्योंकि नॉन लिविंग इसमें नाम के अंतर्गत हम पहचान करते हैं। तो मैंने इसमें देखा रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम और हुज और विच के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।